एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला, आपका हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्द विचार, जो कि कक्षा 8वीं के सिलेबस के अनुसार है, 8वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो कक्षा 8वीं, ठीक है। ये आपके व्याकरण का पहला टॉपिक है, शब्द विचार, ठीक है। अब इसमें देखिए हम पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि वर्ण क्या होते हैं। तो जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है वो ध्वनि होती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। और उसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि, ठीक है। अ, आ, ई, अ, सॉरी, ओ, ई, उ, ये सब के सब वर्ण हैं। क्या है, वर्ण है। इनको हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अब जैसे देखिए वर्णों का सार्थक समूह किस तरह, जैसे मान लीजिए कमल है। कमल में कितने वर्ण हैं, तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब इसमें देखिए कमल में कितने वर्ण हो गए, क, अ, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वर्ण हैं, ठीक है। 6 वर्णों को मिला करके एक शब्द बना। शब्द क्या बना, कमल। क्या बन गया, कमल। 6 वर्णों के मिलने से एक शब्द बना, कमल, ठीक है। इसी वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये उदाहरण हो गया, ये वर्ण का उदाहरण हो गया, ये वर्ण की परिभाषा हो गई, ये इसका उदाहरण हो गया। वर्ण की परिभाषा, उदाहरण और अवधारणा चित्र, इतना आपको पहले बनाना है अपनी कॉपी में। उसके बाद आपको जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको आपको नोट के रूप में तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, जो अर्थ के आधार पर हम जो शब्द हैं उनके दो भेद किए गए, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सार्थक अर्थात अर्थ सहित, जिन शब्दों का अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे, और जिनका अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द बोलेंगे, ठीक है। अब शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो शब्दों को देखिए 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद है ना, वो हैं 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 विदेशी, नंबर 4 देशज, और नंबर 5 संकर शब्द या मिश्रित शब्द। ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। अब देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् धन सम, तत् धन सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी उसके समान। किसके समान, संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में भी किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हम ज्यों कहते हैं हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पवन, अग्नि आदि, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। ये सब के सब जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों कहते हो जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तद्भव। तद्भव, तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला, संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में जब उनका प्रयोग किया गया तो उनके रूप को बदल दिया गया, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, तद्भव कहलाते हैं ना। जिन शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल कर लिया गया, यानी जो सब संस्कृत भाषा में परिवर्तित हो, संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध क्या है, संस्कृत शब्द है लेकिन इसका हिंदी क्या होता है, दूध। तो दूध जो है वो तद्भव, दूध तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव। जबकि दुग्ध क्या है, तत्सम है, ठीक है। रात ना, रात क्या है, तद्भव है। रात्रि क्या है, तत्सम है ना, तत्सम से बना है, रात्रि से बना है रात, ठीक है। तो इस तरीके से संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों
यानी बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में कर दिया जाता है तो उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में रूप परिवर्तित करके किया जाता है तो वे तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तत्सम तद्भव शब्दों की सूची यहाँ पर दी हुई है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये आपके बुक का ही पेज है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तत्सम अज्ञान, अनजान, अम्बा, अम्बा, अम्मा, अंगुली, उंगली, अंगुष्ठ, अंगूठा, आश्चर्य, अचरज, इच्छु, ईक। तो ये सब देखिए तत्सम तद्भव यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी तत्सम शब्द हैं वो सबके सब संस्कृत भाषा वाले शब्द होते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए। ठीक है, बड़े आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ तत्सम तद्भव शब्द हैं जो कि आप इसको यहाँ से याद करेंगे और चाहे तो आप अपनी कॉपी में इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद जो है तत्सम तद्भव के बाद जो अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? देखिए विदेशी शब्द, भारत में समय समय पर अनेक विदेशी आए। इन लोगों की भाषाओं ने भारत की भाषाओं को बहुत प्रभावित किया, विशेष रूप से हिंदी भाषा को। इस प्रकार जो शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। यानी विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आकर के प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे अरबी भाषा से जो शब्द आए वो देखिए अदालत, औरत, तारीख और मुकदमा, ये अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। ठीक है, फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं देखिए, जैसे आदमी, ठीक है, आदमी, चश्मा, चाकू, दुकान, ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तुर्की भाषा के जो शब्द हैं तोप, लाश, तमचा, तमगा, सॉरी चमचा, ये चमचा है, बाई मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहेंगे, चमचा, चमचा और तमगा, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो अपील है, कॉलेज है, डॉक्टर है, फीस है, रेल है आदि, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए। फ्रांसीसी भाषा के शब्द देखिए रेस्तरा, कर्फ्यू, बिगुल, पुलिस। पुलिस जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो पुलिस जो है वो क्या है? विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है पुलिस। ठीक है, इस तरीके से ये जो शब्द हैं विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, जिनके कारण इन्हें हम विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए देशज शब्द। हर राज्य में, भारत में हर राज्य की अपनी एक भाषा है और उन भाषाओं की अपनी बोलियां तथा उपबोलियां हैं। एक शोध के अनुसार भारत में लगभग 1600 से भी अधिक भाषाएं और उपभाषाएं बोली जाती हैं। स्थानीय प्रभाव के कारण उनका असर मुख्य भाषा हिंदी पर भी पड़ा। अतः जो शब्द संस्कृत भाषा से नहीं आए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से न आकर शब्द संस्कृत भाषा से न आकर अपने देश की भाषाओं या बोलियों से ही बने हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता ना, जैसे देख पा रहे होंगे आप, जूता, लोटा, पगड़ी, खटिया, सोटा, रोटी, दाल, खिचड़ी, डिबिया, पड़ोस, छोटा, बड़ा, मोटू, पेट, भाव भाव, खटखटाना, पेटी, फुल्का, पराठा, ये सब क्या है? ये देशज शब्द हैं जो कि अपने देश में बोले जाते हैं, अपने देश में प्रयोग किए जाते हैं और अपने देश की बोलियों और उपबोलियों से निकले हैं, इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए संकर शब्द। संकर शब्द अनेक भाषाओं का प्रभाव केवल हिंदी पर पड़ा हो ऐसा नहीं है ना, अनेक भाषाओं का जो प्रभाव केवल हिंदी पर ही पड़ा है ऐसा नहीं है। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और देशज शब्द भी आपस में घुल मिल गए। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं के मेल से नए शब्द बने। ऐसे शब्दों को मिश्रित या संकर शब्द कहा जाता है। जब अलग अलग भाषाओं के मेल से नए शब्दों की रचना होती है तो ऐसे शब्दों को हम मिश्रित या संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए चाय वाला। अब चाय और वाला, यहाँ पे दो शब्द है, पहला शब्द है चाय, दूसरा शब्द है वाला। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है और वाला जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये दोनों मिलकर के चाय वाला बन गया। चाय वाला शब्द संकर शब्द में आएगा। ठीक है, उसके बाद टिकट और घर। टिकट शब्द क्या है? टिकट शब्द जो हो अंग्रेजी का है और घर शब्द हिंदी का है, तो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषा के शब्द यहाँ पर हैं, इसलिए अभी क्या है? संकर शब्द है। उसी तरीके से पीकदान, तेल साबुन, कप्तान साहब, सुरमा पाउडर, लाठी चार्ज, खून पसीना, ये सब के सब क्या हैं?
ये सब के सब संकर शब्द हैं, क्योंकि ये दो दो भाषाओं, इनमें जो शब्द मिले हैं वो दो दो भाषाओं के शब्द मिलने से इन शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इनको मिश्रित या संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के। अब उसके बाद देखिए रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर देखिए जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है लेकिन उनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल देखिए जल क्या है? जल का अर्थ निश्चित है ना, जल मतलब क्या होता है? पानी। ये सब लोग जानते हैं कि जल का मतलब पानी होता है, लेकिन ज और ल को हम अलग अलग कर दें, ज को अलग कर दें और ल को अलग कर दें ना, तो क्या इस ज का अकेले इस ज का कोई अर्थ है? नहीं, अकेले इस ल का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जल जो है वो क्या है? जो है वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, कमल, कमल शब्द भी क्या है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि कमल को अगर हम क म ल ये तीनों मिलाकर के कमल है, लेकिन क को अलग कर दें, म को अलग कर दें और ल को अलग कर दें तो इनका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यह भी क्या है? रूढ़ शब्द है, क्योंकि इनका खंड अगर हम करते हैं तो खंड करने पे इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए यह भी क्या है? रूढ़ शब्द है। क्लियर हुआ? रूढ़ शब्द आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है और उसमें दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे ना, अब इसमें देखिए जो शब्द दो या जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे उपसर्ग प्रत्यय का योग रहता है ना, इसमें जो यौगिक शब्द होते हैं इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का योग होता है। ठीक है, जैसे देखिए विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। अब यहाँ पे विद्या प्लस अर्थी दो शब्दों से, पहला शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है अर्थी। ठीक है, अर्थी, सॉरी थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं आपको क्लियर दिखे। विद्या, ये विद्या है प्लस अर्थी। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए विद्या प्लस अर्थी का मतलब हो गया, विद्या का मतलब हो गया ज्ञान, विद्या का मतलब क्या होगा? ज्ञान, और अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, चाहने वाला। ठीक है, चाहने वाला, अर्थात ज्ञान को चाहने वाला जो है वो है विद्यार्थी। विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ पे दो शब्द, विद्यार्थी को दो भागों, विद्यार्थी के दो टुकड़े किए गए और दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जब किसी शब्द के दो टुकड़े करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकले तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, हिमालय, उसी तरीके से हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। ठीक है, हिम प्लस आलय। और हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। हिम का मतलब बर्फ होता है और आलय का मतलब होता है घर, यानी जो बर्फ का घर है वही है हिमालय। तो हिमालय शब्द भी यौगिक शब्द है, क्योंकि इसके दो सार्थक खंड हो रहे हैं और दोनों सार्थक खंडों का अलग अलग अर्थ भी निकल रहा है। जब किसी शब्द के दो सार्थक खंड हो और दोनों का अलग अलग अर्थ निकले तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद देखिए योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक भी हों तथा रूढ़ भी हों उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक होते हुए भी, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है उस शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक तो है लेकिन वह एक ही निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, उसके अर्थ एक से अधिक नहीं, एक ही अर्थ को प्रकट करेगा, इसलिए वो योग रूढ़ है। जैसे जलज, जलज क्या है? योग रूढ़ शब्द है। जलज देखिए, जलज शब्द और शब्दांश दो से मिलकर बना है। जलज में देखिए जल जो है वो क्या है? एक शब्द है, ये क्या है? शब्द है। जबकि जो क्या है? ये शब्दांश है। ये क्या है? शब्दांश है ना। जल, जलज में जल जो है ये शब्द है, सॉरी ये जल, जल देखिए जल जो है ये शब्द है, इसको हम शब्द बोलेंगे। और ज जो है ये शब्दांश है, ये शब्दांश यानी शब्द का अंश है, इसको हम शब्दांश बोलेंगे। तो जलज शब्द जो है वो क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो शब्द हैं, लंबोदर है, पीताम्बर है, ठीक है, ये सब के सब कौन से शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द हैं। ऐसे शब्द जो कोई तीसरा अर्थ दे ना,
जो कोई तीसरे अर्थ अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को दे, ठीक, कोई तीसरा अर्थ दिन जिनसे निकले, वो जो किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित वस्तु के लिए ही प्रयोग किए गए हों, वो योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर का प्रयोग किसके लिए किया गया? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, गणेश जी के लिए लंबोदर का प्रयोग किया गया। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण एक निश्चित अर्थ, पीतांबर जो है एक निश्चित अर्थ दे रहा है श्री कृष्ण के लिए, लंबोदर निश्चित अर्थ दे रहा है गणेश के लिए। इसलिए ये शब्द क्या है? ये सबके सब शब्द जो है वो योगरूढ़ शब्द हैं। ठीक है, ये यौगिक होते हुए भी क्या कहते हैं? एक निश्चित अर्थ देते हैं। यौगिक की तरह दोनों शब्दों का इनका अर्थ नहीं निकलता, बल्कि इनका जो अर्थ निकलता है वो एक ही निश्चित व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए निकलता है, इसलिए इनको हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए, इसकी योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत जितने भी बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण है वो सब लगभग आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रयोग या व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो सके, उनमें परिवर्तन हो आ जाए, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन आए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम अर्थात सबका नाम ना, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी जान लीजिए। क्रिया क्या होती है ना? संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया, हाँ, क्रि धातु से, हाँ, किसी जिन शब्दों से, मिस्टेक से हो गया, क्षमा चाहेंगे, जिन शब्दों से किसी काम का करना होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विशेषण है। देखिए विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने का काम करते हैं, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये था संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण। उसके बाद अविकारी शब्द, दूसरा देखिए, अविकार अर्थात विकार रहित, परिवर्तन रहित, जिनमें लिंग वचन कारक, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न किया जा सके उन्हीं को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अब धीरे धीरे शब्द में हम किसी तरह का कोई परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे शब्द जो है वो अविकारी शब्द है। ठीक है, धीरू धीरू, इसमें भी क्या है? धीरू धीरू शब्द भी जो है वो अविकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द देखिए 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मीनाक्षी धीरे धीरे चलती है। अब मीनाक्षी यहाँ पे कर्ता हो गई, चलना, चलती है, ये क्रिया हो गई, और क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय धीरे धीरे। क्रिया कैसे हो रही है, यानी क्रिया की जो विशेषता होता है वही होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है संबंध बोधक, जो संबंध बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर उनका वाक्य में आए दूसरे शब्दों से संबंध स्पष्ट करे, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे सीता राम के बिना नहीं रह सकी। अब राम, सीता, राम के बिना, के बिना शब्द जो है यहाँ पर ना, के बिना शब्द सीता का राम से संबंध स्थापित कर रहा है, अतः के बिना जो है यह संबंध बोधक शब्द है। यह कैसा शब्द है? संबंध बोधक शब्द है, के बिना। ठीक है, संबंध को बता रहा है। समुच्चय बोधक, जिसको हम इंग्लिश में कंजंक्शन भी बोलते हैं, जो जोड़े। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, इसको योजक भी कहते हैं। योजक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यांशों को आपस में मिलाने का काम करें, जोड़ने का काम करें। ठीक है, जैसे विवेक और अर्पित बाजार गए। विवेक और अर्पित बाजार गए। अब यहाँ पे विवेक और अर्पित दोनों के बीच में क्या है? और है, और जो है वो विवेक और अर्पित दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, उसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या है?
कि इसमें देखिए विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जो शब्द आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, घृणा आदि को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, आहा कितना सुहावना मौसम है। अब यहाँ पर देखिए आहा शब्द जो है ना वो क्या है? विस्मय सूचक शब्द है। कैसे शब्द है? विस्मय सूचक। आहा, ओह, उफ, छी, कितना गंदा, ये सब क्या है? ये सब विस्मय सूचक शब्द हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, अब लास्ट है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो भी देखिए दो तरह से है, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक के अंतर्गत सब आ जाएंगे, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, श्रुति संविनार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये सब के सब अर्थ के आधार पर वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर रहा शब्द विचार ये हमने पूरा किया। इसका जो पुस्तक अभ्यास कार्य है वो आपको करना है, आपका होमवर्क है, तो खुद से आपको करना है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने का हेल्प करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसका जो पुस्तक अभ्यास कार्य है वो आपको होमवर्क में करना है। सभी लोग इसको, कल संडे है, ठीक है, तो मंडे तक सभी लोग इसको करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए।